हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। हम लोग जो है ऑफलाइन में जितना चैप्टर खत्म किए थे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ ऑनलाइन पे स्टार्ट करने का सोचे कि न्यू बैच में हम लोग जो है अध्याय 6 अच्छा चैप्टर भी है, त्रिभुज से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। और जिसमें त्रिभुज के बारे में जितना हो सकता है हम मान के चलते हैं आप लोग को पता होगा। अगर त्रिभुज के बारे में किसी को नहीं पता तो आप लोग बेसिक लिख करके कमेंट कीजिएगा और हम लोग क्या करेंगे एक वीडियो के थ्रू त्रिभुज के बारे में सारा बात इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सबसे पहले आज जो हम लोग त्रिभुज और ये जो है हम लोग का ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये सारा बात को पहले लिख करके रखें। सबसे पहले ज्योमेट्री जो होता है, ज्यामिति जो होता है, ये 2 शब्द से मिल करके बने होते हैं। एक जियो, एक मेट्रॉन। ठीक। जियो जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मेट्रॉन शब्द का होता है मापन। ठीक। और ये जियो जो है और मेट्रॉन जो है ये दोनों जो है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया। और ये जया और मिति जो है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया। ये इस चैप्टर के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। इस प्रकार से इस प्रकार से ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ जो हुआ ना वो हुआ भूमि मापन। मतलब ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़े ना स्टार्टिंग टाइम में, तो भूमि मापन जैसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये ज्योमेट्री का विकास हुआ। धीरे धीरे ज्योमेट्री का विकास होते गया। ये सारा बेसिक है, ये सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए। एग्जाम के लिए ये सारा इतना इम्पोर्टेंट, इस बात से हम लोग को कोई नहीं। हम लोग का ट्रेंगल है, तो यहाँ पे बेसिक ट्रेंगल से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और बाकी मान के चलते हैं आप लोग को ट्रेंगल के बारे में बाकी सब कुछ पता होगा। अच्छा, आप लोग को 3 पॉइंट पहले पता होना चाहिए। एक होना चाहिए पॉइंट क्या होता है, उसके बाद जिसको हम लोग बिंदु बोलते हैं, उसके बाद पॉइंट के बाद आपको पता होना चाहिए लाइन, जिसको हम लोग रेखा बोलते हैं। और एक और पता होना चाहिए आपको एंगल, कोण। सबसे पहले पॉइंट होता है जिसमें कुछ भी ना हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों ना हो, तीनों में से कुछ भी ना हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो। लाइन होता है जिसमें बस लंबाई हो, बाकी मोटाई और चौड़ाई ना हो। एंगल होता है एक पॉइंट पे आप आ करके दो लाइन को मिला रहे हो, उसके बीच में कुछ झुकाव बनता है, ये झुकाव को हम लोग कोण बोलते हैं। और यहाँ पे झुकाव दो टाइप का बना, एक झुकाव इधर वाला बना और एक झुकाव ये दूसरी साइड वाला बना। दूसरी साइड वाला कोण को, या दूसरी साइड वाला झुकाव को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जब भी ऐसा कहीं पे एंगल दिखे तो हम लोग जब भी बात करेंगे हम लोग कोण की बात करते हैं, प्रतिवर्ती कोण की बात नहीं करते। कभी भी झुकाव देखते तो हम लोग छोटा वाला झुकाव की बात करते हैं, बड़ी वाली झुकाव की बात नहीं करते। अगर ये फिगर को ऐसे कर दिया जाए तो हम लोग ऐसा नहीं कि अब इस बगल का कोण का बात करेंगे प्रतिवर्ती, ये कोण का ही बात करते हैं हम लोग। तो हमेशा जो है छोटा कोण का ही बात किया जाता है। ये तीनों पॉइंट है। अब जो है यहाँ से, अब जो है एक लाइन जो होता है ना, एक लाइन जो होता है इन्फिनिटी पॉइंट से मिल करके बना होता है। इस लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा जिससे मिलकर के ये लाइन का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। और इन्फिनिटी लाइन से बना होगा और ये सारा लाइन जो संरेख लाइन होगा। संरेख लाइन मतलब क्या, नहीं मतलब एक ही रेखा में ये सारा लाइन होगा, एक ही रेखा में ये सारा लाइन होगा। बहुत सारा ऐसे कर करके जब मिला होगा तब ये रेखा का निर्माण हुआ होगा, तो ये सारा एक ही लाइन में हुआ होगा। अब ट्रायंगल का डिफिनेशन जो होता है त्रिभुज का, वो होता है ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ऐसे तो हम लोग नॉर्मल 7-8 में पढ़ते हैं कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंधाकृति त्रिभुज कहलाता है। यहाँ थोड़ा ज्योमेट्री वाला त्रिभुज परिभाषा लिख लेते हैं। तीन असंरेख, तीन असंरेख बिंदु से, तीन असंरेख बिंदु से बना बंद आकृति, बंद आकृति, तीन असंरेख बिंदु से बना, तीन असंरेख बिंदु से बना बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब थोड़ा-थोड़ा बात ट्रायंगल के बारे में और जान लेते हैं। ट्रायंगल का सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये हो गया एक प्रकार का ट्रायंगल। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट के बारे में देख लो। मान लो एक पॉइंट का नाम ए है, दूसरा पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी है। क्या ये तीनों पॉइंट एक संरेख में है क्या? ऐसा होता है कि एक लाइन लेते हैं, तीनों पॉइंट आ जाता है? नहीं होता। यहाँ पे सारा पॉइंट जो था, ये सारा पॉइंट एक लाइन में आ रहा था। यहाँ पे तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तो मतलब तीन असंरेख पॉइंट से बना आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ज्योमेट्री के आधार पर डेफिनेशन ये बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग थोड़ा ट्रायंगल के बारे में और जानते हैं। ट्रायंगल बनने की शर्त। क्या ट्रायंगल किसी भी साइड से बनाया जा सकता है? मतलब कहने का ट्रायंगल क्या किसी भी भुजा से बनाया जा सकता है? तो ट्रायंगल जो है ना, किसी भी भुजा से आप नहीं बना सकते हो। ट्रायंगल किसी भी भुजा से नहीं बना सकते। कुछ फिक्स साइड का माप होना चाहिए, उसी साइड से आप बना सकते हो। सबसे पहले देखते हैं ये शर्त कैसा होता है। जैसे कि ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, एबीसी की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। अब ट्रायंगल तब बनना पॉसिबल होगा जब आप किसी भी दो भुजा का ऐड करोगे, वो तीसरे से छोटा होगा। किसी भी दो भुजा का ऐड करोगे, तीसरे से छोटा होगा। जैसे इस ट्रायंगल में ए बी प्लस का मान लो बीसी कर रहे हैं, वो बड़ा आना चाहिए किससे? एसी से। तीसरे भुजा से, सॉरी, बड़ा। दो भुजा का योग जो है तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब क्या कर रहे हो, ए बी प्लस बीसी जोड़े, तो अगला बार बीसी प्लस एसी कर लेते हैं। बीसी प्लस एसी, ये बड़ा आएगा एबी से। तीसरा पॉइंट और कर लेते हैं, एसी प्लस एबी कर लेते हैं। एसी प्लस का एबी कर लेते हैं, वो बड़ा आएगा किससे? बीसी से। अगर इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइड जो है इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तभी ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। या दूसरा ये बोल सकते हो, इसके बारे में बोले तो दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा। अब दूसरा जो है, दूसरा और बोल सकते हो, और कुछ सेकंड शर्त बना सकते हो, और दोनों शर्त में कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें ये है, दो भुजा का अंतर जो होगा तीसरा से छोटा होगा। जैसे मान लो ए बी माइनस बी सी कर रहे हो, दो भुजा का अंतर कर रहे हो, और नहीं लेना तो इसका मोड लगा कर भी ले सकते हो। मोड की बात करें, मोड मतलब कोई भी अंतर, मान लो नेगेटिव आया तो उसका पॉजिटिव लेकर के वैल्यू देखेंगे, तो ये जो होगा ए सी से छोटा हो जाएगा। अगर दूसरा बात कर लो बीसी, बीसी में से आप एसी को घटा रहे हो, इसका मोड की बात करोगे, ये जो होगा ए बी से छोटा होगा। तीसरा जो है, आप ये कर सकते हो, ए सी माइनस का ए बी, ये जो होगा इसका मोड जो होगा तीसरा भुजा बी सी से छोटा होगा। मतलब दो भुजा का अंतर, दो भुजा का अंतर ट्रायंगल में तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से छोटा होता है, छोटा होता है। सही है क्यों? इन शर्त को अगर भुजा फॉलो कर रहा है तो उससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या इस भुजा से हम लोग ट्रायंगल बना पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे, एक है मान लो 10 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर, एक मान लो 7 मीटर, एक मान लो 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर, सॉरी। अब इन तीनों भुजा से क्या ट्रायंगल बना सकते हो? यस या तो नो। सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करोगे, दो भुजा की हो 10 प्लस 7 17, क्या 20 से छोटा हो रहा है? नहीं, सॉरी 20 से बड़ा हो रहा है?
नहीं हो रहा। दो भुजा का योग अगले भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो दो भुजा का योग करने के बाद अगले भुजा से नहीं बड़ा हो रहा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। अब इसका किसी को घर पे प्रैक्टिकल करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आप एक चीज कर सकते हो। तीन कोई ऐसे लेंथ का कुछ भी ले लोगे, एक 10 सेंटीमीटर का छड़ी ले लोगे, एक 7 सेंटीमीटर का, एक 20 सेंटीमीटर का, और उसे आप मोड़ करके कोशिश करोगे ट्रायंगल बनाने का। आप देखोगे ट्रायंगल आपका बंद आकृति बनेगा ही नहीं, तीन साइड से एक भुजा छोटा पड़ जाएगा, तो बंद आकृति नहीं बनेगा। तो मतलब किसी भी आप साइड लेकर के ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। ट्रायंगल बनाने के लिए ये दोनों शर्त को फॉलो करना आवश्यक है। अगर इन सभी नियमों को फॉलो करेंगे वो, तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब ट्रायंगल के बाद हम लोग का आता है सर्वांगसम आकृतियां। ये जो है हम लोग का 9th क्लास का ही टॉपिक है। तो मान के चलते किसी को 9th क्लास में थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा, तो यहाँ क्लियर करने की कोशिश करते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या होता है। और हम लोग का चैप्टर का नाम जो है समरूप आकृतियां। क्वेश्चन बोले तो पूछिए, आप कर देना। अब जो है हम लोग सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पहले देखते हैं क्या होता है सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृतियां मतलब जिसका आकार तथा अमाप अमाप समान हो, सर्वांगसम कहलाती। आकृतियां कहलाती है। जैसे कि कोई भी जिसका आकार और अमाप समान होगा, उसे हम लोग सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हो, इसके लिए सिंपल वर्ड ये यूज कर सकते हो कि फोटोकॉपी की बात कर रहे हो। फोटोकॉपी सिमिलर, दो फोटोकॉपी मतलब सेम टू सेम होता है। ठीक है, फोटोकॉपी मतलब सिमिलर, एक समान बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हो गया एक सर्कल, मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर है, और एक और सर्कल है जिसका रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, और एक और सर्कल है, मान लेते हैं ए को ए केंद्र वाला है, दूसरा बी, और तीसरा मान लेते हैं सी केंद्र वाला, और इसका जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। अब जो है यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, ये वाला रेडियस सॉरी ये वाला सर्कल सर्कल ए केंद्र वाला और सर्कल बी केंद्र वाला एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि इसका आकार भी एक जैसा, दोनों सर्कल है, पहला बात। उसके बाद दोनों का रेडियस जो है ना, दोनों की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर। यानी मतलब आप इस सर्कल को उठा करके इस सर्कल पे रखोगे, ये पूरी तरह से इसको ढक लेगा। या तो आप इस सर्कल को उठा के रखोगे, तब भी ये पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा। मतलब ये दोनों आकृतियां जो है कैसा है, सर्वांग सम आकृतियां है।
अब ये आकृतियां की बात कर लो, सी केंद्र वाला जो आकृतियां हैं, इन दोनों का सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि ये छोटा आकृतियां भले ही बनने में एक समान बनेगा, बट सर्कल से आप लोग उम्मीद कर सकते हो, सर्कल तो जानते होंगे। अब इसे उठा करके इस पे रखोगे, हाँ ये बड़ा है तो इसको ढक लेगा, बट इससे आप इस पे रखोगे तो इसे पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे ए केंद्र तथा बी केंद्र वाला सर्कल सर्कल सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ये दोनों केंद्र वाला सर्कल जो है सर्वांग सम है। और ये दोनों जो है, या तो ए का तुलना सी से किया जाए, तो ए केंद्र वाला तथा सी केंद्र वाला आकृतियां आकृतियां सर्वांग सम नहीं है। ये दोनों आकृतियां जो है सर्वांग सम नहीं है, ए केंद्र वाला और सी केंद्र वाला, क्योंकि इसका अमाप अलग अलग है। अब जो है हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ये तो सर्कल का देखे, हम लोग जब ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल का देखना चाहिए। एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं पी क्यू आर। मान लेते हैं इसका ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल का सारा भुजा और इस ट्रायंगल के सारे भुजा के बराबर है। ए बी भुजा हम लोग का पी क्यू के बराबर है, बी सी भुजा हम लोग का क्यू आर के बराबर है, ए सी भुजा हम लोग का जो है पी आर के बराबर है। मतलब इस ट्रायंगल का तीनों भुजा दूसरे ट्रायंगल के तीनों भुजा के बराबर है, और आकार जो है कैसा है, ट्रायंगल जैसा। तो ये दोनों आकृतियां जो है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। अब सर्वांग का संकेत जो हम लोग यूज करते थे 9th क्लास में, हम लोग को पता भी होगा, वो ऐसे करते थे। ये सर्वांग का संकेत होता है, ऐसे करके सर्वांग आकृति का हम लोग संकेत देते हैं। अब जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर है। ये दोनों आपस में सर्वांग है, दोनों आकृतियां। अब ऐसा ही हम लोग जो है 9th क्लास में कुछ पढ़ के आए हैं सर्वांगसम ट्रायंगल के बारे में, और ट्रायंगल के बारे में जानना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है। जो भी सवाल रहेगा क्वेश्चन में अदर, तो वो तो पता चल जाएगा, वो सारा ट्रायंगल के नियम से बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है कुछ ट्रायंगल के बारे में, कुछ सर्वांगसम आकृतियां ट्रायंगल जो है, दो ट्रायंगल सर्वांगसम कैसे होते हैं उसके शर्त देखते हैं। दो ट्रायंगल सर्वांगसम होने के शर्त, दो ट्रायंगल सर्वांगसम होने के शर्त। पहला जो होता है, ऐसा हो जाए कि एक ट्रायंगल का तीनों भुजा दूसरे ट्रायंगल के तीनों भुजा के इक्वल आ जाए, जैसे कि अभी इस आकृति में हुआ था, ट्रायंगल का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। इसे हम लोग बोलते हैं एस एस एस, या इसी को बोलते हैं हम लोग भुजा 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता। मतलब अगर एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा के बराबर हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे सर्वांग सम आकृतियां। दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा होता है एस ए एस। इसको बोलते हैं हम लोग भुजा कोण भुजा
सर्वांग समता। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। और ये भी मान के चलते हैं हम लोग 9th क्लास में ये सारा पढ़ने के लिए बना था, वहाँ पे सारा इससे रिलेटेड पढ़ना होता है। तो ये होता है एक त्रिभुज का 2 भुजा दूसरे त्रिभुज के, जैसे कि मान लेते हैं एक कोण है, उसके अंतर्गत करने वाली जो भुजा होगी, उसका अनुपात दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत करने वाली कोण के भुजा जो होंगे उसके बराबर होंगे, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सर्वांग हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये एंगल, ठीक है, ए बी सी, ये एंगल मान लो 40 डिग्री है। ऐसे ही एक ट्रायंगल है, ये एंगल फिर से 40 डिग्री है, पी क्यू आर। अब जो ये भुजा इसके बराबर दे रखा, ये भुजा इसके बराबर दे रखा, और इसके बीच का कोण दे रखा है, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं ये ट्रायंगल जो है ए बी सी ट्रायंगल सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर का। उसके बाद जो होता है, उसके बाद होता है ए एस ए, इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोण भुजा कोण। एक भुजा और उसके संगत कोण, एक भुजा या उसके संगत कोण दूसरे त्रिभुज के भुजा और उसके संगत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। इसका एग्जांपल ऐसे बोल सकते हो, अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो ये वीडियो सोलो करके जो बोल रहे हो उसे लिख सकते हो आप। जैसे कि ऐसे मान लेते हैं ए बी सी, और दूसरे त्रिभुज में ऐसा है पी क्यू आर। अगर ये कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, और कोण सी कोण मान लेते किसके बराबर हो जाए? आर के बराबर हो जाए। साथ में इसके बीच का ये भुजा जो है बीसी, इससे जुड़ा हुआ कोण ही है, बीसी से जुड़ा हुआ कोण है ये दोनों, और यहाँ पे क्यू आर से जुड़ा हुआ कोण है, और इसका बीच का भुजा आपस में मतलब बीसी जो है वो बराबर हो जाए क्यू आर का। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है, किसके अकॉर्डिंग? कोण भुजा कोण के आधार पे। अब हम लोग चौथा शर्त देखते हैं। चौथा है हम लोग का, अगर मान लेते हैं इसी का थोड़ा-सा रूप बदला हुआ है, बस इसी का थोड़ा-सा इसी से बनाया गया हुआ है इसको। इसी त्रिभुज का 2 कोण 2 कोण और 1 भुजा, मतलब इसे बोल सकते हैं आप लोग, इसी का बोल सकते हो उप टाइप का, मतलब इसी से बना हुआ, इसी से निकला हुआ, ऐसे बोल सकते हो। कोण, उसके बाद फिर कोण, और उसके बाद 1 भुजा। अगर ऐसा भी बराबर हो जाए ना, तो तब भी आप बोल सकते हो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, क्या ये त्रिभुज का एक भुजा बराबर है, मान लेते हैं इस त्रिभुज का ये वाला भुजा बराबर हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर है, और मान लेते हैं कि ये भुजा बराबर है इस भुजा का। अगर ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज के टोटल कोणों का योग होता है 180। तो अगला ये दोनों कोण जोड़ करके घटाओगे तो ये कोण फिर से बराबर निकल जाना। मतलब हम लोग का ये बोल सकते हैं, अगर दो कोण बराबर है इसका मतलब त्रिभुज का ऑटोमेटिक है अपने आप जो है तीसरा कोण क्या हो जाना? बराबर। फिर से पता चलेगा ये कोण और ये कोण बराबर है, उसके बीच की भुजा, ये कोण बराबर हो गया और उसके बीच की भुजा। तो मतलब इसी से एक निकला हुआ ये जुड़ा हुआ है। तो मतलब हम लोग इस आधार पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद हम लोग का पचमा जो है वो है आर एच एस। ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज में क्या? एक कर्ण, उसके बाद जो है कर्ण, और एक सबसे पहला तो एक एंगल 90 डिग्री हो, उसके बाद क्या हो? कर्ण, और एक भुजा क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। कहने का मतलब दो समकोण त्रिभुज पकड़ के ला रहे हो, अगर इस समकोण त्रिभुज में, अगर इस समकोण त्रिभुज में
एक कोण 90 डिग्री होना है तो ये कोण तो बराबर ही होगा आपस में, क्योंकि समकोण त्रिभुज कहने का मतलब एक कोण 90 डिग्री, तो ये बराबर ही होना। इसका कर्ण ये बराबर हो जाए, कर्ण ये बराबर हो जाए। अब दो भुजा बचा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। अगर इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा बराबर हो जाए, या तो ये भुजा या तो ये भुजा, किसी दोनों भुजा में से अगर एक भुजा आपस में बराबर हो जाए, मान लो इसे ए, बी, सी, इसको पी, क्यू, आर, इसमें से एक भुजा कोई बराबर हो जाए, मान लेते हैं ये भुजा जो है इसके बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग। अब इसका नियम किसी को समझ में नहीं आया तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे परिमेय 6.8, इसमें आप पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ आधार और लंब यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आधार और लंब हम लोग 10th क्लास में है, तो यहाँ पे आधार और लंब डिसाइड नहीं होता, यहाँ पे एंगल न्यूनकोण के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, इसीलिए आधार और लंब की बात नहीं कर रहे। बस कर्ण का स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर इसका, अगर ये भुजा बराबर हो गया, ये भुजा और ये भुजा अगर आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब कर्ण के स्क्वायर में इस भुजा का अनुपात घटाओगे तो अगला भुजा अपने आप क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये 5 आधार पे बोल सकते हैं एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। और ये हम लोग का चैप्टर का पार्ट भी नहीं था, ये सर्वांग सम हम लोग का चैप्टर का पार्ट नहीं, बट चैप्टर में है। अगर इस बात को समझ नहीं पाते हैं तो आगे चल के दिक्कत होगा, इसीलिए इसके बाद हम लोग जो है अगला स्टार्ट कर लेते हैं समरूप आकृतियां से। किसी को इस सारा टॉपिक का लिखना है तो आप लोग जैसे ही बोर्ड से हटते तो स्क्रीनशॉट ले करके रख लोगे। ये तो डेफिनेशन लिखना है तो वीडियो को सोलो करके जो बोलते हैं उस डेफिनेशन को लिख सकते हो, और सारा एग्जाम्पल नीचे में जो है बना सकते हो अच्छे से। अब थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है समरूप आकृतियां से स्टार्ट करते हैं। समरूप आकृतियां से स्टार्ट करते हैं। समरूप आकृतियां क्या होता है, इस बार जो है ना, इसके बारे में आप ये वो बोल सकते हो कि आकार जो है, अगर शेप की बात करो, आकार जो है, आकार समान हो, समान हो और अमाप, अमाप, अमाप समान हो भी सकता है, नहीं भी, इससे कोई मतलब नहीं। बस आकार समान हो जाए, अमाप जो है बराबर हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, बराबर हो जाए तब भी अच्छा है, बराबर हो जाएगा तो हम लोग का तो फिर सर्वांग ही हो जाना है। अगर बराबर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, उसे हम लोग बोल सकते हैं समरूप आकृति। जैसे एग्जांपल से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ट्रेंग, पहले सबसे पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, एक और ट्रेंगल है जिसका रेडियस जो है ना 4 सेंटीमीटर है। अब इस बार ये दोनों आकृतियां जो है, मान लो एक केंद्र वाला रेडियस दूसरा बी केंद्र वाला, ये दोनों जो है सर्वांगसम तो नहीं होगा, सर्वांगसम आकृतियां तो ये दोनों नहीं है, सर्वांगसम आकृतियां नहीं है, क्योंकि इसका रेडियस इक्वल नहीं है। अब माप भी समान चाहिए सर्वांगसम होने के लिए, बट इसका ये दोनों का आकार क्या है, एक जैसा है, तो ये दोनों ना समरूप हो जाएगा। समरूप में एक चीज और भी कह सकते हो, क्या जूम समझते हैं, जूम जैसे फोटो को हम लोग जूम करते हैं, अगर फोटो को जूम किया जाए तो एक बार उसे आप बड़ा कर सकते हो जूम करके और छोटा भी कर सकते हो। इसी तरह से इस आकृति को, छोटे वाले आकृति को जूम करोगे एक ही अनुपात में, ऐसे बढ़ाते जाओगे एक ऐसा टाइम आएगा इस सर्कल के बराबर हो जाएगा।
या तो इस सर्कल को ज़ूम करके छोटा करते जाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा इस सर्कल के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों आकृतियाँ जो है सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों कैसा है? समरूप है। सर्वांगसम के बारे में एक और नोट पॉइंट है ये, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया, ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। अगर दोनों सर्वांगसम हो गया, उसका भुजा, सभी भुजा जो होगा, सभी संगत भुजा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे माप बराबर की बात करते हैं हम लोग। दूसरा ये है उसका संगत कोण भी बराबर होगा। और ये जो है सबके लिए होता है, समरूप के लिए भी संगत कोण बराबर होने वाला शर्त ये समरूप के लिए भी होता है और सर्वांगसम के लिए। अब ये दोनों आकृतियां जो है समरूप है, अब सर्वांगसम नहीं है, तो एक पॉइंट और नोट करके यहाँ लिख लो, सभी सर्कल, सभी रेडियस वाला सर्कल बोल सकते हो, सभी त्रिज्या वाला सर्कल समरूप होता है। किसी भी आप किसी भी माप का ला लो, किसी भी त्रिज्या के माप का ला लो, सभी जो होगा सभी त्रिज्या वाला सर्कल जो होगा, सर्कल समरूप होगा। अब ये पॉइंट को अच्छे से नोट कर करके रखो, क्योंकि ये सारा पॉइंट से ये आपका ना 1.1 ऐसे खत्म हो जाएगा। सॉरी 1.1 बोल रहे 6.1। अब उसके बाद हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वर्ग का एग्जांपल लेते हैं। वर्ग का सभी साइड इक्वल होता है, ये 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 और ये। और एक वर्ग और लेते हैं, मान लो इसका नाम ए बी सी डी रख लो, और एक वर्ग और लेते हैं पी क्यू आर एस। ये जो है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, ये जो है 10 सेंटीमीटर का। इसका एक भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर। अगर इसको इसी अनुपात में जूम करके बढ़ाया जाए तो एक टाइम ऐसा होगा इस वर्ग के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बार इसी को छोटा कर जाए, जूम करके छोटा करते जाए, एक बार इसके बराबर आ जाएगा। मतलब ये दोनों आकृतियां जो है क्या है, समरूप है। अब यहाँ पे समरूप में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग समरूप में सर्वांगसम में हम लोग सभी संगत भुजा बराबर देखते थे और संगत कोण बराबर देखेंगे, उसी तरह से इसमें जो होगा, इसके लिए नॉट पॉइंट ये होगा, इसमें संगत कोण संगत कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट होगा इसके लिए वो होगा भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ भुजा बराबर से कोई मतलब नहीं, अगर भुजा बराबर हो जाए तब भी अच्छा, नहीं हुआ तो भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब भुजा का अनुपात बराबर कहने का मतलब ये हो गया कि अब भुजा का अनुपात बराबर, या तो भुजा बराबर दोनों एक ही बात हो गया, क्योंकि अनुपात बराबर कहने का मतलब कि अनुपात एक एक आ जाएगा अगर भुजा बराबर है तो, मतलब भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। अगर भुजा का अनुपात एक एक आ गया तो वो सर्वांगसम भी हो सकता है। अगर भुजा का अनुपात अलग अलग रहा तो एक एक के अलावा कुछ और रहा तो वो आकृति हम लोग क्या बोल देंगे, समरूप है। जैसे कि इसमें 4 और 10, अगर ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ निकाला जाए, ए बी अपॉन का पी क्यू किया जाए, ये जो निकल के आएगा 4 अपॉन का 10 आएगा। इसी तरह से सारा बीसी का अगर क्यू आर के साथ, सी डी का पी एस आर के साथ और ए डी का पी एस के साथ निकाला जाए तो हर बार ये जो होगा 4 अपॉन का 10 ही आएगा रेशियो। अब वर्ग है तो वर्ग का हम लोग को पता है डेफिनेशन से ही, प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री का। अगर किसी को त्रिभुज और चतुर्भुज नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि त्रिभुज और चतुर्भुज नहीं आ रहा, तो फिर से हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ लेंगे। इसके बाद आप एक पॉइंट और यहाँ से लिख सकते हो ये, कि सभी जितने भी वर्ग होते हैं किसी भी माप का, किसी भी भुजा का माप का, ठीक है, वो सारा वर्ग जो होता है कैसा होता है, समरूप होता है। सभी वर्ग
समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अब उसके बाद इसी तरह से आप समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल लोगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो आपस में। मान लो ए, बी, सी, पी, क्यू, आर। इसका भुजा मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर आप रेशियो निकालने जाओ ए बी अपॉन का पी क्यू का, वो निकल के आएगा कितना? 1 अपॉन का 4। इसी तरह से बीसी अपॉन का क्यू आर का रेशियो निकालने जाओ 1 अपॉन का 4। इसी तरह से एसी अपॉन का पी आर का रेशियो निकालने जाओ वो भी 1 अपॉन का 4। मतलब भुजा का सारा अमाप जो है, भुजा का जो है रेशियो वो बराबर देगा। और समबाहु त्रिभुज का सारा एंगल जो होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोण भी बराबर होता है। तो ये सारा 60 डिग्री का। अब जो है ऐसे ये दोनों आपस में, और इसके बारे में ये बात बोल सकते हो सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ से जो है आप ये 3 पॉइंट से आपका 1 पॉइंट 1 खत्म हो जाएगा। 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये 3-4 पॉइंट से आपका 1 पॉइंट 1 बोल रहे हैं, 6.1 जो है लगभग-लगभग आपका खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो है थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में कुछ शर्त दे रखा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे शर्त इसका प्रूफ करना है हम लोग को। यदि हम लोग बहुभुज की बात कर लें, बहुभुज, बहुभुज की अगर ट्रायंगल के अलावा की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल सबसे छोटा बहुभुज होता है, ठीक है? ट्रायंगल जो होता है सबसे छोटा बहुभुज, बहुभुज बोलते हैं जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति। ये सबसे छोटा होता है जिसे बंद आकृति बना सकते हो 3 भुजा से, ठीक है? ट्रायंगल के अलावा बात कर रहे हैं हम लोग। बहुभुज, जैसे मान लो चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज में जो होता है ये शर्त फॉलो करना ही पड़ेगा, दोनों शर्त फॉलो करना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए और भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल की बात करोगे आप वहां पे अगर भुजा का अनुपात बराबर कर लोगे तो ऑटोमेटिक है उसका संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। या संगत कोण आप उसका बराबर कर लोगे तो उसका भुजा का अनुपात अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब एक कर रहे हो तो दूसरा वहां पे आपको अपने आप हो जाएगा। आप इसे पढ़ोगे ऐसे 6.3 परिमेय में, इसे प्रूफ भी करके देखना हम लोग को। परिमेय 6.4, इसमें 9 परिमेय दे रखा, 6.5। ये तीनों परिमेय हम लोग प्रूफ करके इस बात को देखेंगे भी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, बहुभुज में ऐसा नहीं होता। बहुभुज में आपका सबसे पहले भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए और साथ में संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का दे रखा है 6.1 में, इसी क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। बहुभुज के लिए सबसे पहला होना चाहिए भुजा बराबर होनी चाहिए। पहला बात तो भुजा बराबर बोलने से पहले तो ये बोल लो कि भुजा बहुभुज, दोनों बहुभुज में भुजा की संख्या जो है ना बराबर होनी चाहिए। पहला तो संख्या बराबर होना चाहिए, संख्या बराबर होना चाहिए। अगर संख्या बराबर हो जा रहा है फिर उसका भुजा का अमाप भी बराबर होना चाहिए, अमाप भी इक्वल होना चाहिए। अब इक्वल होने के बाद उस बहुभुज का कोण भी इक्वल होना चाहिए, उस बहुभुज का कोण भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त को फॉलो करेगा तब दो बहुभुज क्या हो सकते हैं, आपस में बराबर हो सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद जो हम लोग इतना थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है 6.1 का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 6.1 का क्वेश्चन करने से पहले आप लोग को 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन सारा बता देते हैं।
और उसके बाद हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन कर लेंगे जो थोड़ा करने लायक है। बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो सारा आप लोग बना ही सकते हो। सबसे पहले एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6.1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का दे जो रखा हम लोग के पास, वो है हम लोग के पास पहला, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या तो समरूप होते हैं। सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अभी नॉट पॉइंट करके लिखाए थे, सभी वृत्त जो होते हैं वो कैसा होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा हम लोग के पास, दूसरा जो है सभी वर्ग होते हैं, ये भी कैसा होते हैं? समरूप होते हैं। अभी ये पॉइंट भी लिखाए थे, देखे भी थे हम लोग। इसलिए इसका समरूप हो जाता है क्योंकि भुजा अगर अनुपात बराबर हो गया तो इसका कोण तो आपस में बराबर ही रहता है वर्ग का, और ट्रेंगल सॉरी सर्कल के साथ भी वही होता है। सभी डेड डेड सभी डेड डेड त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब सभी जो होते हैं समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सभी भुजा आपस में बराबर हो ऐसे वाला त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में समरूप होते हैं। उसके बाद कुछ सॉरी ये रोमन एक, रोमन दो, रोमन तीन की बात करें। अब रोमन चार की बात करते हैं। रोमन चार में देखा भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज, अभी तुरंत लिखे थे, भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण डेड डेड हो तथा उनकी संगत भुजाएं डेड डेड हो। मतलब संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए, ये तो इक्वल होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे क्या होगा? रेशियो बराबर होगा, अनुपात बराबर होना चाहिए। अब सही है, तो भुजा का संख्या बराबर होना चाहिए, एक शर्त ये होना चाहिए। उसके बाद संगत कोण के साथ क्या होना चाहिए? संगत कोण क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात तो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और भुजा का उसके बाद क्या होना चाहिए? उनकी संगत भुजाएं का क्या होना चाहिए? रेशियो बराबर होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, रेशियो इक्वल आना चाहिए। ये दोनों चीज होगा तो क्या बोल देंगे? दोनों बहुभुज आपस में समरूप है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है पहला, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। निम्नलिखित युग के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। एक है समरूप आकृतियां का एग्जाम्पल देना। समरूप आकृतियां के एग्जाम्पल में आप कोई भी सर्कल बना करके छोड़ दोगे। ये दोनों आकृतियां क्या है? समरूप है। मान लो वो केंद्र है इसका, मान लो उसका पी केंद्र है, और दो दो एग्जाम्पल पूछ रहा है, आप कोई भी वर्ग बना करके छोड़ दोगे। सॉरी वर्ग बनाना, ये रेक्टेंगल बन गया, ये वर्ग हो गया, एक बड़ा सा वर्ग हो गया। ये दोनों आपस में कैसा है? समरूप है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में पूछ रहा था इसका, 2 नंबर का क्वेश्चन में इसका पूछ रहा था कि ऐसा ही करते हैं दे जो समरूप नहीं है, कुछ भी बना लो, एक रेक्टेंगल बना लो, एक वर्ग बना लो। ये वर्ग है मान लो, ये आयत है, दोनों आपस में कभी भी समरूप नहीं होगा। उसके बाद उसके बाद और एग्जांपल एक को और लिखना है इसका। और एग्जांपल क्या लिख सकते हो? कुछ भी बना लो, एक मान लो सर्कल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो। ये दोनों आपस में क्या है? समरूप नहीं है। ये दोनों क्या है? आपस में समरूप नहीं है। ये दोनों समरूप नहीं है और ये दोनों समरूप है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा है, ये सारा क्वेश्चन बहुत इजी था। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ पे पी लिखा हुआ था, पी क्यू आर एस, ये ना एक समचतुर्भुज है। क्यों? इसका सारा भुजा आपस में बराबर दे रखा था, 1.5 1.5, ये 3 सेंटीमीटर और कोण 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये एक वर्ग है। सबसे पहले हम लोग पी क्यू का रेशियो ए बी के साथ निकालते हैं। पी क्यू अपॉन का ए बी करोगे, एक भुजा इसका 1.5 सेंटीमीटर, तो ए भी 1.5 सेंटीमीटर, एक भी ए भी 1.5 सेंटीमीटर और ए भी 1.5, 1.5 अपॉन का कितना? इसका 3 सेंटीमीटर, तो 1/2 रेशियो। उसके बाद पी क्यू के बाद क्यू आर अपॉन का बीसी की बात करोगे, क्यू आर का रेशियो कितना? क्यू आर की रेशियो को बात करोगे 1.5, उसके बाद बीसी की रेशियो की बात करोगे 3, ये काटोगे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, ठीक। उसके बाद बीसी, उसके बाद क्या करोगे?
इसके बाद हम लोग देखो, एक मान लो एस आर, एस आर ले रहे हो तो इसका सी डी लोगे, इसका भी रेशियो निकालोगे 1/2 आएगा। अब यहाँ से पी एस, पी एस और ये एडी, एडी अगर इसका भी रेशियो निकालोगे 1/2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, भुजा का अनुपात तो बराबर हो पा रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है ये एंगल इसके बराबर होगा? ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल लगता है 90 डिग्री? नहीं, ये 90 डिग्री प्लस एंगल है, 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, 90 डिग्री से ज्यादा है। ये एंगल के बारे में क्या बताओगे? ये एंगल के कंपेयर करोगे तो ये एंगल जो है 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, 90 डिग्री से माइनस में चल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो मतलब ये बोल सकते हो भुजा का अनुपात तो बराबर है, भुजा का अनुपात, अनुपात इक्वल है, और जो है भुजा का अनुपात इक्वल है, बट इसका जो संगत कोण वो इक्वल नहीं है, संगत कोण इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। कोई एक भी कोण संगत इक्वल नहीं हुआ तो सीधा बोलोगे समरूप नहीं है। अब इसके बारे में क्या बोलोगे, समरूप है या नहीं है? तो सीधा बोलोगे नो, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, यही बात बोल रहे थे बहुभुज के लिए। ऐसा कंडीशन हम लोग बहुभुज के लिए फॉलो करते हैं, रेशियो भी बराबर होना चाहिए, कोण भी बराबर होना चाहिए, और भुजा की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। लेकिन यही अगर ट्रेंगल रहता तो ट्रेंगल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंगल से फर्क पड़ता, बट ये होता कि जैसे ही आप भुजा का अनुपात इक्वल कर लेते, उसका कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता, अपने आप बराबर हो जाता। या तो जैसे ही भुजा का अनुपात, जैसे ही कोण बराबर करते, वैसे ही आपका भुजा का अनुपात बराबर हो जाता। ये सारा परिमेय को हम लोग देखेंगे और प्रूव करके भी देखेंगे कि कैसे होता है। ये 6.1 में बस इतना ही सवाल था, और ये थ्योरी प्लस ये 6.1 का सवाल सारा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो है हम लोग अगला लेक्चर में एक लेक्चर में दो परिमेय को खत्म करेंगे। एक परिमेय है वो है 6.1, जिसको हम लोग थेल्स परिमेय के नाम से जानते हैं, थेल्स परिमेय ये, और दूसरा है 6.2 इसका विलोम। ये दोनों परिमेय को अगले पार्ट 2 में हम लोग लेक्चर में इस दोनों परिमेय को हम लोग खत्म करेंगे। तो आप लोग जो है ये क्लास ओवरऑल कैसा लगा, और ये त्रिभुज जो है ये चैप्टर सबसे हार्ड माना जाता है, 10th क्लास का सबसे अच्छा चैप्टर भी माना जाता है। आप लोग ये बात कमेंट करके बताना क्या ये चैप्टर हार्ड है या इजी है या ठीक ठाक है, मीडियम है। तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा, और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस क्लास में कौन सा टॉपिक ऐसा समझ में नहीं आया जिसके बारे में और एक्सप्लेन करना है, वो भी कमेंट कीजिएगा। इस क्लास को आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।